everyone, this is the series of income tax. So today my topic is related to the basis of charge. So let's start with a new concept. Again, I discussed the determination of total income, how to determine the resident, not orderly resident, and not resident status in basis of different charges. First of all, we going to the first statement. The interest of saving bank deposit at Delhi accrue in India. अब इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो आपका सेविंग अकाउंट है और इंडिया में सिचुएटेड है, उस पे इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तो उस केसेस पे आपका जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ टैक्सेबल हो सकता है. सो रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है. अमाउंट इसका 1200. सो 1200 रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगा और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगा. और ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? इनकम accrued या अर्न इन इंडिया में बी रिसीव्ड इन इंडिया या फिर आउटसाइड इन इंडिया. तो इस केसेस में तीनों में ही टैक्सेबल होती है. नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन अफ्रीका. अब इसमें अफ्रीका में लैंड आपकी सिचुएटेड है. अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो एग्जम्प्टेड इनकम होती अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के तहत. लेकिन यहाँ पे अफ्रीका और साइड इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है, तो सिर्फ रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी. इसका अमाउंट है आपका 10,000. सो 10,000 आपका सिर्फ रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केस में नहीं होगा. अनदर में आपका जाएगा नील एंड नील. थर्ड स्टेटमेंट है डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी. अब डिविडेंड जो है आपको फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, आउटसाइड कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है. और आउटसाइड इंडिया से कोई भी चीज आपको मिलती है वो सिर्फ रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है, बाकी किसी केस में टैक्सेबल नहीं होगी. सो रेजिडेंट के केस में सिर्फ इसका अमाउंट जो है वो 10,000 है, तो इसी केस में टैक्सेबल होगी, बाकी की केस में इसका अमाउंट जो है वो नील रहेगा. नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है पेंशन कंप्यूटेड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट सर्विस रेंडर इन इंडिया. अब सर्विस जो है वो आपकी इंडिया में रेंडर है, इंडिया में आप दे रहे हैं, और जो इनकम है वो अक्रू इन इंडिया मानी जा रही है, डीम टू इंडिया मानी जा रही है. अब जो सर्विस जो है ऐसी इनकम जो इंडिया में कमाई गई है, मे बी आपको भारत के बाहर मिल रही है, तो वो इनकम तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होती है. तो इसका अमाउंट है 20,000. तो 20,000 तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा. अब इसका हम टोटल निकालेंगे और तीनों केस में कितना टोटल बनता है वो हम देखेंगे. तो इसका टोटल बन रहा है आपका 41,200, इसका बन रहा है 21,200 एंड नेक्स्ट का भी 21,200. तो यहाँ पे रेजिडेंट का अमाउंट आ रहा है 41,200, नॉन ऑर्डरली रेजिडेंट का अमाउंट आ रहा है 21,200 एंड नॉन रेजिडेंट का अमाउंट आ रहा है 21,200. क्लियर है? सो उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर एक्रू इन इंडिया. इंडिया में ही आपका बिजनेस है और इनकम भी आपको वहीं से ही रिसीव हो रही है. सो ये तीनों ही केसेस में अमाउंट टैक्सेबल होगा. इसका अमाउंट है 10,000, 10,000 एंड 10,000. ओके. अनदर स्टेटमेंट इनकम एक्रू इन इंडिया. ऐसी इनकम जो भारत में कमाई गई है, चाहे वो इंडिया के बाहर पे की गई हो, चाहे वो इंडिया में पे की गई है, ये भी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है. तो इसका अमाउंट है 4,000, 4,000 एंड ये तीनों ही केसेस में आपका टैक्सेबल होगा. थर्ड स्टेटमेंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट रिसीव्ड इन इंडिया. अब इसमें बोला है कनाडा में बिजनेस है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो इसका अमाउंट भी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा और इसका अमाउंट है 5,000. नेक्स्ट वन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कराची बट रिसीव्ड इन इंडिया. अब कराची में आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और इनकम भी आपकी इंडिया में रिसीव हो रही है, तो ये भी तीनों ही केसेस में आपके टैक्सेबल होगी. इसका अमाउंट भी आपका 4,000, 4,000 एंड 4,000 है. नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. बिजनेस जो है वो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड में आपका जो बिजनेस है वो जो प्रॉफिट है
प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड, आपको जो प्रॉफिट है वो इंग्लैंड में ही हो रहा है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया में है, सो इसमें आपके दोनों केसेस में टैक्सेबल होता है। ये स्टेटमेंट किस में आती है? ये स्टेटमेंट आती है कि आपका अगर प्रॉफिट इंडिया के बाहर है, आपका प्रॉफिट जो है वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है लेकिन कंट्रोल इंडिया में है, तो इसमें जो टैक्सेबल होगा सिर्फ आपके दो ही केसेस में टैक्सेबल होगा, रेजिडेंट के केसेस में और नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट के केसेस में। तो ये आपका 20,000 का अमाउंट है और नॉन रेजिडेंट के केस में आपका नील होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अमेरिका एंड एक्रू ऑन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमेरिका में है और आपका जो इनकम है आपकी पैदा भी वहीं हो रही है इनकम और रिसीव भी वहीं हो रही है, सो सिर्फ एक ही केसेस में टैक्सेबल होगा, रेजिडेंट के केसेस में। सो 2000 इसका अमाउंट है, बाकी आपका नील रहेगा। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्सेड इनकम। जो पास्ट पुरानी अनटैक्सेड इनकम है वो तीनों केसेस में ही नील होती है। तो ऑलरेडी हमने ये चार्ट भी डिस्कस किया है, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे ये चार्ट डिस्कस किया है। अब तीनों के ही अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। सो रेजिडेंट का जो टोटल अमाउंट है वो आपका 10,014 प्लस 19 प्लस 23 एंड 43 प्लस 2 45। सो ये आपका 45,000 है। इसमें आपका सिर्फ 43 रह जाएगा क्योंकि 2000 इसमें प्लस नहीं हुआ है और इसमें 20 लेस कर देंगे, 23,000 आपका अमाउंट जो है वो निकल के आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमारी दो पहली और सेकंड स्टेटमेंट जैसे चार्ट के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन है। अनदर वन जो पास अनटैक्स्ड अमाउंट होता है तो वो तो नील ही तीनों केसेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पहली स्टेटमेंट है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इन बेंगलोर एक्रू इन इंडिया। जो मशीनरी है वो सेल भी इंडिया में हो रही है और प्रॉफिट जो है वो भी इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। तो आपका अमाउंट 30,000 एंड 30,000 तीनों ही केसेस में होगा। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल्ड इन इंडिया। अब इसमें बोला 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, एक 1/3 जो है वो रिसीव्ड हो रहा है और अमाउंट है इसका टोटल जो अमाउंट है आपका पहले तो हम वो देखेंगे कि टोटल अमाउंट का जो 1/3 है वो कितना है और कितना आपको रिसीव हो रहा है। तो 42,000 है। अब 42,000 का आपके पास जो है वो 1/3 हमने निकालना है और 42,000 का 1/3 14,000 है, तो 14,000 तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। क्लियर है? लेकिन उसमें बोला है कि प्रॉफिट बिजनेस का जो कंट्रोल है अगर वो कनाडा में है और प्रॉफिट भी कनाडा में हो रहा है तो सिर्फ दो केसेस में ही टैक्सेबल होता है, रेजिडेंट के केसेस में और नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट के केसेस में। तो बाकी आपका जो 2/3 आपने निकालना है 42,000 का, तो ये आपका 28,000 आ जाएगा, बाकी इसमें निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब ईरान आउटसाइड इंडिया का पार्ट है, आपकी प्रॉपर्टी वहां पे है, आपको इनकम भी एक्रू वहां से हो रही है और रिसीव भी वहां हो रही है आउटसाइड इंडिया में, तो सिर्फ रेजिडेंट के केसेस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केसेस में आपकी जो इनकम है वो नील रहेगी। नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर इनकम। इंग्लैंड की एग्रीकल्चर इनकम है, रिसीव भी और साइड इंडिया में हो रही है, वो भी आपका रेजिडेंट के केसेस में टैक्सेबल होती है। तो 8,000 इसका अमाउंट है, बाकी आपका अमाउंट जो है वो नील रहेगा। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ये सिर्फ नील ही रहती है, तो ये आपके तीनों ही केसेस में नील होगी। अब इसका हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना निकल के आता है। सो आपके पास यहाँ 44 प्लस 28 20 एंड 8,000 प्लस कर दिया जाए तो आपके पास 1 लाख निकल के आएगा। इसका 9 10 11 12 72,000 एंड इसका जो अमाउंट है वो आपका पास 44,000 निकल के आएगा। अब इस स्टेटमेंट में आपको क्या खास रहेगा, तीनों स्टेटमेंट में पहली चीज है हम जो ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अगर इंडिया में आपका कंट्रोल है, इंडिया में आपका बिजनेस का कंट्रोल है,
तो आप तीनों केसेस में आपको, और इनकम भी आपको इंडिया में मिल रही है तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। लेकिन इंडिया में कंट्रोल है और प्रॉफिट आपका जो है वो कनाडा में रिसीव हो रहा है और वहीं को जा रहा है। जितना आपका आउटसाइड इंडिया में प्रॉफिट जाएगा तो वो रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केसेस में ही टैक्सेबल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर लेने हैं, इसका आपने नोट्स बना लें। आफ्टर दैट आई विल चेक इन क्लासरूम। ओके, थैंक यू।